एक गांव में प्रसाद और शारदा एक दंपति रहते थे। वो बहुत ही सम्मानित परिवार से थे। क्योंकि वो बहुत ही अमीर थे, इसीलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। पर क्योंकि प्रसाद और शारदा बूढ़े हो गए थे, इसीलिए काम नहीं कर पा रहे थे। तब ये बात उन्होंने अपने बेटे रमेश से कहा। अरे बेटा रमेश, इतने दिनों से मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ, तुम्हारी चिंता सता रही है। हाँ, हम भी अपने काम में सक्षम नहीं है अब। अगर तुम्हारी जल्दी शादी करा दे, जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और हम खुशी खुशी जा सकते हैं। अरे माँ पिताजी, कहीं जाने के साथ मेरी शादी का क्या संबंध है? अगर आपको जाना है तो जाइए, मैं आपके लिए टिकट बुक कर देता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं। अरे बेवकूफ, हमने ऊपर जाने की बात कही है, बस से काशी या कन्याकुमारी नहीं। हम चाहते हैं एक अच्छी लड़की देख के तुम्हारी शादी करा के फिर हम शांति से मर सके। 30 साल की उम्र में सबकी शादी हो गई, सबके बच्चे हैं, हमें भी तुम्हारी शादी करानी होगी। मेरे भाई की बेटी अनामिका है ना, बचपन से ही हमने सोच रखा था तुम्हारी पत्नी उसी को बनाएंगे, उसी से तुम्हारी शादी करेंगे। वो नहीं, मैं कहना चाहता था। चुप करो, आज ही हम जा रहे बात करने। ऐसा कहकर शारदा और प्रसाद एक पुजारी को लेकर अनामिका के घर जाते हैं। अनामिका की माँ की मृत्यु हो गई थी, तब से उसके पिता रविंद्र ने ही उसे बहुत लाड़ प्यार से बड़ा किया। अनामिका बहुत खुश मिजाजी थी। प्रसाद और शारदा को आते देखकर रविंद्र बहुत खुश होते हैं। उन्हें देखकर शारदा कहती है, भैया कैसे हैं? बेटी कैसी है? हम अच्छे हैं। आपकी भतीजी बाहर गई है, वो आई रही होगी। तब तो बहुत ही अच्छा है। अब दहेज और उपहार के बारे में बात कर ले। शुभ मुहूर्त है, आने वाले सप्ताह में हम शुभ मुहूर्त देखकर शादी तय कर सकते हैं। तब भैया अपनी बेटी का हाथ मेरे बेटे के हाथ में देंगे। हाँ जरूर बहन। बहुत अच्छा, खुशखबरी। तो माताजी और भाई साहब, अगले सप्ताह 5 बजे शुभ मुहूर्त है, उस दिन निर्धारित करते हैं। उसी दिन शादी का दिन भी तय कर लीजिएगा। जैसे ही पुजारी शुभ समय तय करते हैं, शारदा और प्रसाद वहाँ से विदाई ले लेते हैं। कुछ समय बाद अनामिका घर लौटती है। रविंद्र उसे सारी बात बताते हैं। पिताजी, मुझे मंदिर पसंद है, आपको तो पता है ना। पर आपके दामाद जी को मंदिर पसंद नहीं है, वो बहुत ही मूडी इंसान है। मेरी दोस्त ललिता ने बताया, आपके होने वाले दामाद जी और ललिता एक ही कॉलेज में पढ़ती थी। मुझे उसी से ये सारी बातें पता चली है। अब ये सब बात मत कहो बेटा, तुम्हें उसी से शादी करनी होगी। कल हम उनके यहाँ जा रहे हैं, तैयार रहना। रविंद्र अपनी बेटी अनामिका को लेकर शारदा के यहाँ पहुँचते हैं। अनामिका आ रही है, ये सोच सोच के शारदा बहुत ही उत्साहित थी। वो अनामिका को बहुत सुंदर से सजाती है, फिर उसे अपने साथ मंदिर ले जाती है अनामिका के मन की बात जानने के लिए। वहाँ जाके भगवान को वो नमन करते हैं। फिर पंडित जी आके उनके हाथ में प्रसाद देते हैं। अनामिका, कैसा लड़का तुम्हें चाहिए? कैसा लड़का पसंद है तुम्हें? सासू माँ, मुझे मंदिर जाना बहुत पसंद है। मैं चाहती हूँ वो मुझे हर दिन मंदिर लेके जाया करे। अरे वाह, क्या विचार है, क्या भक्ति है। आज के दिन में ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? हाँ, तुम्हें मंदिर क्यों पसंद है? वो मैं बताऊंगी, पहले पंडित जी प्रसाद दीजिए तो। अरे प्रसाद दो, यहाँ थोड़ा सा खा के हम घर चलते हैं, फिर घर जाके खाना खाएंगे। ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है, पर इसने सारा प्रसाद खा लिया बिना कुछ छोड़े। मैं इसका भविष्य देख सकता हूँ। देवी जी, आप कल इसे मंदिर भेज दीजिएगा अपने बेटे के साथ। कल ये दोनों मंदिर आएंगे और एक दूसरे से बात करेंगे, तभी तो समझ पाएंगे। ठीक है पंडित जी, कल मैं इसे और बेटे को मंदिर भेज दूंगी। अच्छा पंडित जी, कल तो मंगलवार है, कल प्रसाद में खीर बनेगा? हाँ बेटा। अच्छा, तो खीर में थोड़ा बादाम मिला दीजिएगा और तेल से मत बनाइएगा, घी मिलाइएगा, ठीक है ना? अरे आपको कटी कटी नमस्कार, आप अब जाइए। देवी जी, आप इन्हें ले जाइए, नहीं तो ये कोई प्रसाद नहीं छोड़ेगी भगवान को चढ़ाने के लिए भी। अरे कैसी बातें कर रही हो, जल्दी घर चलो। ऐसे करोगी तो मेरा पूरा सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। फिर वहाँ से शारदा और अनामिका घर लौट आते हैं। अगले दिन शारदा रमेश से कहती है मंदिर जाने के लिए अनामिका को लेके। वो मंदिर जाते हैं। वहाँ जाके रमेश अपनी बात कहने की कोशिश करता है अनामिका से। तब तक, अच्छा, आप तो मेरे होने वाले पति है, कल हमारी शादी होगी, आप उपहार में क्या देंगे? बताओ अनामिका, तुम्हें क्या चाहिए, मैं वही दूंगा। कुछ खास नहीं, पर अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो ईश्वर को जो पंडित जी ने खीर चढ़ाया है वो आप मेरे लिए ले आइए।
आपने ऐसा किया है, ये बात पंडित जी को पता नहीं चलनी चाहिए। ऐसी बात है, मैं अभी ले आता हूँ। पंडित जी जब मंत्र पढ़ रहे थे, रमेश जाके भगवान का चढ़ावा प्रसाद चोरी करके ले आके अनामिका को देता है। अनामिका को प्रसाद खाना बहुत पसंद था, जबकि रमेश उसको घूर घूर के देख रहा था। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी प्रसाद देने के लिए देखा तो प्रसाद कहीं नहीं था। चारों तरफ देखते हैं, फिर देखते हैं कि खाली बर्तन अनामिका के पास रखा हुआ है। रमेश अनामिका को लेके घर लौट आता है। अगले दिन शादी की पूरी तैयारी हो जाती है। मंडप में रमेश और अनामिका अगल बगल बैठे थे। पंडित जी मंत्र पढ़ने के दौरान कहा माला बदलने के लिए। अनामिका माला पंडित के गले में डाल देती है। ये देखकर सभी लोग आश्चर्य हो गए। अगर मैं शादी करूंगी तो इस पंडित से ही करूंगी, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? इस पंडित से तुम जाके शादी करोगी? आप मेरी शादी कराएंगे या जान दे दूं? अनामिका की ऐसी बातें सुन के सभी ने फैसला लिया कि अनामिका की शादी पंडित से कराया जाए। अनामिका बहुत खुश थी, पंडित भी बहुत खुश था। अब तुम सच सच बताओ, इस पंडित से तुमने क्यों शादी की? बचपन से ही मुझे मंदिर जाने की आदत थी। मुझे घर के खाने से मंदिर का खाना ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। अगर मैं आपके बेटे से शादी करूं तो मुझे घर का खाना होगा, पर अगर पंडित से शादी करूं तो मैं वो खा सकती हूं जो मुझे पसंद है। अनामिका की ऐसे बातें सुन के सभी लोग उसे घूर घूर के देखने लगे। पंडित ने भी हाय भगवान कहा और वहां से भाग निकला। रामपुर नाम के एक गांव में राधा नाम की एक महिला रहती थी। वो बहुत ही अजीबोगरीब थी। पड़ोसियां उससे डरे रहते थे और उससे भिड़ना नहीं चाहते थे। राधा का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। राधा के पति की मृत्यु के बाद उसने अपने बेटे को बड़े लाड़ प्यार से बड़ा किया। जब रमेश बड़ा हो गया तो उसने सोचा उसकी शादी कराने का। एक दिन वो इस विषय में उससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ तुम्हारी शादी करा दूं, इसीलिए अच्छी लड़की ढूंढ रही हूँ जिससे तुम्हारी शादी हो। ठीक है माँ, तुम जिससे भी शादी कराओगी मैं शादी कर लूंगा उससे। और बिल्कुल परिकल्पना के अनुसार उसे उसी गांव में एक लड़की अनामिका नाम की मिल जाती है। उसकी बहू के पास बहुत संपत्ति थी। बहू के घर आते ही राधा बहुत उत्साहित रहती है, पर जैसा कहा गया था उस हिसाब से बहू को दहेज नहीं मिला। असल में गुस्सा अनामिका के पिताजी पर होता है, लेकिन वो सारा गुस्सा अनामिका पे दिखाने लगती है। देखो, तुम नवविवाहित बधू हो, इसीलिए तुम्हें मैं तुम्हारी मन मर्जी नहीं करने दे सकती हूँ। तुम्हारे मन में डर और भक्ति होनी चाहिए। बड़ों का आदर करना सीखो। ऐसी परिस्थिति में अगर तुम ऐसा कोई काम करती हो जिसमें मेरा सम्मान हानि हो तो मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी। जब तक तुम्हारे पिताजी पूरा दहेज नहीं देते हैं तब तक तुम और तुम्हारे पति अलग अलग कमरे में रहेंगे। तुम्हारी सुहाग रात तभी हो पाएगी जब पूरे पैसे मुझे मिलेंगे। तब तक तुम कुछ बेवकूफी मत करना, नहीं तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करने वाली। सासू माँ, पर ऐसा करना क्या ठीक होगा? अगर मेरे पिताजी पैसे नहीं दिए तो? मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना, आप ऐसा करेंगी? छी, बंद करो तुम्हारा ये सब ड्रामा। मेरे साथ काम मत करो, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। जाओ यहाँ से। राधा की इस तरह की बातें सुन के अनामिका दुखी हो जाती है और रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। अपने मायके में उसे बहुत लाड़ प्यार मिलता था, पर यहाँ सासू माँ राधा की बातों से उसे बहुत दुख होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किसे बताएगी। अगर वो अपने मायके वालों से इस तरह की बातें कहेगी तो वो भी बहुत दुखी हो जाते, इसीलिए उसने उनसे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन रमेश खुशी खुशी घर लौट आता है। क्या हुआ बेटा, बड़े खुश दिख रहे हो, क्या बात है? माँ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, बस गुस्सा मत करना। अरे बताओ बेटा, तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें भला क्यों डांटूं? हमारी अनामिका माँ बनने वाली है, मैं पापा बनने वाला हूँ और आप दादी माँ बनने वाली है। माँ चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था दूर रहने के लिए, फिर ये सब कैसे हुआ? इसका मतलब तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने उसे भी कई दफे कहा था, उसने भी मेरी बात नहीं सुनी और ये हरकत कर बैठी। पहले तुम जाके उसे यहाँ ले आओ। रमेश अंदर जाके अनामिका को ले आता है। जैसे वो अनामिका को देखती है वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है।
गर्भवती होने के बावजूद राधा अनामिका पर हाथ उठाती है। उसे इतना पीटती है जब तक उसका गुस्सा ठंडा ना हो जाए। सासू माँ नहीं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए सासू माँ। छी, ये सब बंद करो। कैसी जिंदगी है तुम्हारी। तुम्हारे पिताजी ने मुझे पैसे नहीं देकर धोखा दिया। अब तुम मेरे बेटे को इस तरह से अपने जाल में कब्जा कर रही हो। तुम मुझे नहीं जानती हो मैं क्या हूँ। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। इस तरह से गुस्से में कहकर राधा वहाँ से चली जाती है। अनामिका अपनी सास की पिटाई बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो दर्द से कहार रही होती है। अगले दिन राधा अपनी बहू को उसके हाथ ढेर सारा काम थमा देती है। ए लड़की, इधर आओ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, पैर दबाओ यहाँ। ठीक है सासू माँ। राधा अनामिका से कपड़े धोने के लिए कहती थी, बर्तन धोने के लिए कहती थी, बाथरूम साफ करने के लिए कहती थी और इस तरह से घर का सारा काम काज करके अनामिका बहुत थक जाती थी। सासू माँ, मैं घर का इतना काम काज नहीं कर पा रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा थक जा रही हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है सासू माँ। तुम अगर ऐसा कहोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी क्या? नहीं, तुम्हें कितना भी तकलीफ हो, घर में खाना कौन बनाएगा? जाओ, आधे घंटे के अंदर मेरे आंखों के सामने खाना पका होना चाहिए। अनामिका के पेट में दर्द होने के बावजूद वो किचन में जाती है खाना पकाने के लिए। दर्द और कमजोरी की वजह से वो वहीं पे चकरा के जमीन पर गिर जाती है। तब तक रमेश घर लौट आता है और अपनी पत्नी को इस परिस्थिति में देखकर बहुत परेशान हो जाता है। वो तुरंत अनामिका को अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर अनामिका की परीक्षा करने के बाद कहने लगते हैं, देखिए रमेश बाबू, आपकी पत्नी बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर ऐसा ही रहा तो पेट के अंदर के संतान को बढ़ने में तकलीफ होगी। उसी समय में खाना होगा, विश्राम करना पड़ेगा और वजन बिल्कुल नहीं उठाना है। अगर ये सब बातों का ख्याल रखेंगे तभी अच्छा होगा माँ और संतान दोनों के लिए। मैं दवाइयाँ लिख दे रहा हूँ, इनका ख्याल रखिए और नियमित रूप से इन्हें दवाई खिलाइए। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर से मिलने के बाद रमेश अपनी पत्नी को घर ले आता है। वहाँ दरवाजे के सामने राधा इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ, तुम उसे अस्पताल में क्यों लेकर गए थे? तुम्हारी पत्नी की बातें शास्त्र से भी महत्वपूर्ण है क्या? माँ, लगता है कि अनामिका बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। मुझे लगता है इस घर में मेरी बात कोई नहीं सुनने वाला है। मैं समझ गई हूँ, इसीलिए मैं और एक पल यहाँ नहीं रहने वाली। ऐसा कहकर राधा घर से बाहर चली जाती है। वहाँ एक केले का छिलका था। जैसे ही उसके पैर उस पे पड़ते हैं वो गिर जाती है और चोट लग के खून बहने लगती है। ये देखकर रमेश और अनामिका बहुत डर जाते हैं। वो तुरंत उसे अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर साहब कहते हैं कि राधा को खून चढ़ाना पड़ेगा। देखो, तुम लोग जल्दी करो, जल्दी खून देना पड़ेगा, तभी उनके लिए अच्छा रहेगा। जल्दी खून डोनेट करो तभी हो पाएगा। अनामिका और रमेश दोनों ब्लड डोनेट के लिए तैयार हो जाते हैं। वो दोनों अपना खून देके राधा की जान बचा लेते हैं। राधा को होश लौट आता है। वो डॉक्टर साहब को देखकर नमस्ते करती है। आपने मेरी जान बचाई डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ। अगर आपके बेटा और बहू नहीं होते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आपको खून की जरूरत थी, आपके बेटे और बहू ने खून देकर आपकी जान बचाई है। डॉक्टर साहब की ऐसी बातें सुन के राधा को बड़ा दुख होता है। राधा अपनी बहू के पास माफी मांग लेती है। तब से वो अनामिका का बहुत ख्याल रखने लगती है और खुशी खुशी जीवन व्यतीत करती है।